अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कल 9th बायो को जब स्टार्ट किया, पहला बायो का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है साइंस ऑफ बायोलॉजी। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी किताब के जब भी आप चैप्टर को ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज पे हमें टॉपिक्स के बारे में बताया होता है जिन्हें आप एसएलओ कहते हो, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। यानी स्टूडेंट इसमें क्या पढ़ेगा, जैसे डिफाइन बायोलॉजी या फिर डिफाइन मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हमने 3 ब्रांचेस पढ़नी है इसकी, या मेजर फील्ड्स पढ़नी है, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम साइंस का स्टार्ट ले चुके हैं। कल हमने पढ़ा कि साइंस सिस्टमैटिक वे है स्टडी करने का। किस चीज को? नेचुरल वर्ल्ड को थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हमने 4 बड़ी ब्रांचेस बना ली। एक वो ब्रांच जिसमें आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हो, आप उसे कह रहे हो बायोलॉजी। वो ब्रांच जिसमें आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कंपोजिशन को पढ़ते हो, ये किस चीज के बने हैं, कौन से एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनमें मौजूद हैं, उसे आप कहते हो केमिस्ट्री। और फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी, हम मैटर और एनर्जी को पढ़ते हैं। और लास्ट में आपके पास मैथमेटिक्स था, जहां हम नंबर्स को पढ़ते हैं, लॉजिक को पढ़ते हैं, ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, अलजेब्रा को पढ़ते हैं। ये सब बातें आपने पढ़नी है। हम आते हैं बायो के ऊपर। प्रीवियसली हमने देखा कि बायो का लफ्ज ग्रीक वर्ड से निकला है। एक बायोस ग्रीक लफ्ज है और दूसरा लोगोस है। ग्रीक वर्ड बायोस का मतलब लाइफ होता है और लोगोस का मतलब स्टडी। तो इसका मतलब बायोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ लाइफ। एडिशनल मैंने आपको बताया था कि हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं। कौन से नॉन लिविंग थिंग्स? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती, सिंपली वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करती हैं। ओवरऑल हम कहते हैं, ना इशू है, ओवरऑल हम कहते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस भी पढ़ते हैं, और हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में इंटरेक्शन भी पढ़ते हैं। आज हमने आगे कंटिन्यू करना है और इसकी डिफरेंट ब्रांचेस को देखना है। अच्छा, कहता है हमें बायो पढ़ने की जरूरत क्यों? बायो अगर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बायो पढ़ते हो, आपको पता लगता है कौन सा फूड आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा फूड अच्छा नहीं है। जैसे हम बहुत कॉमन पब्लिक में अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि भी फास्ट फूड मत खाया करें, बाहर जो चीज़ तली हुई है वो मत खाएं, उनका ऑयल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ये सब आपको कैसे पता लगता है? जब आपने बायोलॉजी पढ़ी हो, आपको ऑयल का भी पता हो कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा। आपको अपनी हेल्थ का भी पता हो कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिवर को डैमेज कर रही है, हार्ट को डैमेज कर रही है, किडनीज को डैमेज कर रही है। ये सब आपको तब पता लगता है जब हमने बायोलॉजी पढ़ी हो। तो बायोलॉजी पढ़ने से हमें फायदा होता है, हम अपनी हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, हमें अपने फूड का पता लगता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, इस वक्त एक एस्टिमेट किया जा रहा है कि जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंसानों की पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है, एक वक्त आएगा कि हम फसल से, फसल समझते हो, खेतों में पौधे उगाने से अपनी खुराक पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ करना चाहिए। हमें 2 काम करने चाहिए। एक तो वो पौधे जिन्हें आप ग्रो करते हो फूड के लिए, किसान खेती बाड़ी करता है, फसल उगाता है, गंदम, चावल, अनाज, जो कुछ भी। एक तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ा दो कि वो पौधे ज्यादा फूड प्रोड्यूस करें। दूसरा काम जो हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, जहाँ पे पैसे ज़्यादा है, रिसर्च अच्छी है, जैसे अमेरिका हो गया, यूएसए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन कंट्रीज में एक और काम ये हो रहा है, क्यों ना हम फूड को आर्टिफिशियली बनाए। तो एक आर्टिफिशियल मेथड से भी फूड बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल मेथड का क्या मतलब है? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ना ले, लैब के अंदर खुद केमिकल्स को मिला के फूड बना लिया जाए। आसान अल्फाज में कि आप जब बायो पढ़ रहे हो तो आप अपने फूड के इशू को भी रिजॉल्व कर, आपको पता है कि एक वक्त आएगा हमारे लिए फूड कम पड़ जाएगा, हम अभी से उसके लिए कोशिश कर रहे हैं
कि हम पूरी वर्ल्ड में फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते, राइट। और लास्ट में हमें क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हम बायो में इन्वायरमेंट को भी पढ़ते हैं। ये वही बात है जो मैंने आपको लास्ट में समझाई थी कि हम बायो के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स को भी पढ़ते हैं। जैसे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एयर पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, अब एयर नॉन लिविंग थिंग है और हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इन्वायरमेंट कहते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को। अब आप अपने माहौल में जहां रह रहे हो वहां एयर तो है और हमें चाहिए भी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है। अगर एयर की क्वालिटी खराब हो, वहां पोल्यूटेंट्स ज्यादा होते जाए, तो हमें सांस लेने में मसला आता है, बहुत सारी बीमारियों में बीमारियां लगती हैं, जैसे स्किन के ऊपर इरिटेशन हो जाती है। जिन बेचारों को एजदमा होता है, दमा जिसे आप उर्दू में कहते हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनकी सराउंडिंग में एयर की क्वालिटी बुरी हो गई है, यानी उनका एनवायरनमेंट इफेक्ट कर रहा है। तो हम बायोलॉजी के अंदर एनवायरनमेंट को भी पढ़ते हैं, और अगर एनवायरनमेंट की वजह से हम पे बुरे असरात आ रहे हों, हम उन्हें एड्रेस करते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा उसने एक लाइन में हमें बायोलॉजी की एप्लीकेशन बताई है कि हमें बायो क्यों पढ़नी चाहिए। कहता है बायो के अंदर हम बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। हमारे पास एक एंड पे वो ऑर्गेनिज्म है जो साइज में इतना छोटा है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कितने सेल होते हैं, कौन बताएगा मुझे? ये लफ्ज सुना हुआ है 6, 7, 8 में कहीं पे भी? और अभी मैंने एग्जाम्पल भी दी, कल भी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 3 मेजर फील्ड्स है ना, बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने एग्जाम्पल दी थी बैक्टीरिया, वायरस। ये जो बैक्टीरिया है इसमें कितने सेल होंगे, एनी एस्टिमेशन? एक सेल होता है बैक्टीरिया, एक सेल का नाम है। इससे अंदाजा लगा लो ये कितना छोटा होता है, क्योंकि हम एक सेल को नहीं देख सकते। एक सेल बहुत छोटा होता है, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना। आप अपनी आंखों से सेल को नहीं देख सकते। देखो आपके पास कितनी डाइवर्सिटी है। एक तरफ दुनिया का सबसे छोटा जानदार है, इतना छोटा कि एक सेल का बना हुआ है, और आप इसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ आपके पास बायो में एक बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा आ जाता है, जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक बहुत बड़े इन्वायरमेंट को कहते हैं जहां कई तरह के जानदार रहते हैं, और ये इकोसिस्टम कई कंट्रीज पे फैला होता है। ठीक है, जो इकोसिस्टम होता है ये आपका वो एनवायरनमेंट है जो कई कंट्रीज पे फैला हुआ होता है। जैसे डेजर्ट का आइडिया है, सहरा का पता है? किस किस को पता है कि अरब कंट्रीज में डेजर्ट बहुत है? सऊदी अरब, यूएई में, कतर में, यमन में, यहाँ पे सहरा होता है। तो अब देखो सहरा किसी एक मुल्क में महदूद नहीं है, फैला हुआ है, कई कंट्रीज के अंदर है। या अगर हम जियोग्राफिक चैनल देखते हैं, एनिमल चैनल देखते हैं, तो हमें मालूम होता है वहां पे फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं। अब वो जंगलात किसी एक कंट्री में नहीं है, बल्कि वो कई कंट्रीज में एक्सपैंड किए हुए। तो वो जो एक फॉरेस्ट है, जंगलात हैं, वो एक क्या है, इकोसिस्टम है। डेजर्ट है, वो एक इकोसिस्टम। डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट है वो भी एक इकोसिस्टम। और आपके सामने है कि डेजर्ट हो या फॉरेस्ट हो, वो साइज में इतना बड़ा है कि वो कई कंट्रीज में फैला हो। तो आप बायो के एक तरफ छोटी से छोटी दुनिया पढ़ रहे हो जिसे आप देख भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ आपके पास दुनिया के बड़े बड़े हिस्से हो। क्या आप देखते हो पूरे इकोसिस्टम में कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं? आप फॉरेस्ट में जाओगे आपको और तरह के ऑर्गेनिज्म, आप डेजर्ट में आओगे आपको और तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एनवायरनमेंट चेंज है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाऊं, डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर क्या खसूसियत होती है? सहरा में जब हम देखते हैं हमें प्लांट्स नजर नहीं आते, इसलिए खाली रेत का मैदान होता है। जब आपको वहां प्लांट नजर नहीं आते तो ऑब्वियसली हम देखते हैं हमें वहां पानी भी नजर नहीं आता, कोई पानी का कुआं या पानी का सोर्स दूर दूर तक नहीं होता। अच्छा, अगर प्लांट्स नहीं ना होते तो वहां आप देखते हो बारिशें बहुत कम होती। बारिशें कम होने की वजह से हवा में नमी नमी नहीं होती। और दूसरी चीज हम देखते हैं वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, दिन के वक्त बहुत शदीद गर्मी होती है।
अब आप खुद देखो कि ऐसा एनवायरनमेंट है जिसे हम पसंद नहीं करते, इसलिए हम देखते हैं हमें डेजर्ट में बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो इकोसिस्टम से लिविंग ऑर्गेनिज्म पे असर आया, यही तो बायो है। अब आप टेम्परेचर पढ़ रहे हो, रेन पढ़ रहे हो, लैक ऑफ वाटर पढ़ रहे हो, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन हम पे असरअंदाज होती है। तो ये भी आपके पास बायोलॉजी में आता है। इसके ऑपोजिट देखो, फॉरेस्ट में आ जाओ। फॉरेस्ट डेजर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जंगलात में पौधे ही पौधे होते हैं। प्लांट ज्यादा होने की वजह से हमने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है, ट्रांसपायरेशन। प्लांट्स में से वाटर रिलीज होता है, पढ़ा हुआ है। प्लांट्स पानी को रिलीज करते हैं, वो पानी कहाँ आता है? एटमॉस्फेयर में। ये वही पानी है जो बारिश की शक्ल में हम पे बरसता है। तो जो बारिश का पानी होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्लांट से आ रहा होता है। देखो जहां प्लांट्स होंगे, प्लांट्स में से वाटर रिलीज होगा, वही वाटर बारिश की शक्ल में आएगा और हम फिर उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो जंगलात के अंदर पौधे ज्यादा होते हैं, बारिश ज्यादा होती है, हवा में नमी ज्यादा होती है। नमी से मतलब होता है एयर के अंदर वाटर वेपर्स, पानी होता है हवा में, जिसकी वजह से वहां टेम्परेचर कम होता है, वहां इतनी गर्मी नहीं होती। और इस सारी वजह से वहां पानी ज्यादा होता है। और जहां ये सब चीजें होती हैं वहां हम देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा खुशी से, उनकी तादाद ज्यादा होती है। तो आप अगर दिन के टाइम डेजर्ट में जाओगे तो आपको खाली नजर आएगा, शायद ही कोई जानदार नजर। लेकिन अगर आप दिन के टाइम जंगल में जाओगे तो आपको कई तरह की मखलूक नजर। तो वो डेजर्ट क्या है? इकोसिस्टम, जो कई कंट्रीज में फैला हुआ होता है। फॉरेस्ट क्या है? इकोसिस्टम, जो कई कंट्रीज में फैला हुआ है। तो हम छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों को बायो के अंदर पढ़ते हैं। बताने का मकसद ये है बायो बहुत वसी है, का स्कोप बहुत ज्यादा है। 3 मेजर फील्ड है। हमें कैसे पता लगा? हमें स्टार्ट के अंदर एसएलओ से पता लगा। ये सिग्निफिकेंस होती है एसएलओ कि एसएलओ हमें बताता है हमने क्या पढ़ना है। और देखो एसएलओ हमें बता रहे, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपली डिफाइन करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे बस। और हमने 3 बड़ी फील्ड्स पढ़ी। डायग्राम से ही आइडिया हो रहा है, बॉटनी में हम प्लांट्स पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम जूलॉजी में हम एनिमल्स पढ़ेंगे और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वन बाय वन हमने इसको पढ़ना भी है और साथ ही साथ इस पे सिमुलेशन भी देखना। पहले मुझे आपने बताना है, इतनी डेफिनेशन तो हमारे लिए बड़ी इजी है। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। कोई गेस करके मुझे बताए कि हम जूलॉजी में और क्या पढ़ेंगे एनिमल से रिलेटेड। फर्ज करो आप एनिमल को पढ़ रहे हो, आपके पास कुर्बानी के दिनों में जानवर आ गया है, या आप गांव में रहते हो तो आपके आसपास जानवर हैं। अब आप उसको स्टडी कर रहे हो तो मैं कहूंगा आप जूलॉजी कर रहे हो, आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो, आप जूलॉजी पढ़ रहे हो। क्या पढ़ोगे? एनी गेस? एनिमल्स का बिहेवियर पढ़ोगे। बिहेवियर में क्या चीज आती है? जैसे आप देखते हो मवेशी, कैटल, वो प्लांट्स को ईट करते हैं। लेकिन आपके पास अगर कैटल के साथ डॉग भी है तो डॉग तो पत्ते नहीं खाता, पौधे नहीं खाता, तो शिकार करना पड़ता है, उसे गोश्त चाहिए। ये उनका बिहेवियर है। ठीक है। और कुछ इंटरेक्शन बिहेवियर वही चीज है। ओके, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, वेरी गुड पॉइंट। सबसे पहले तो हम एक जानदार को जानेंगे और जानने के लिए आपको उनका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें स्ट्रक्चर पढ़ने हैं उनके। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो फिर आप उनका फंक्शन पढ़ेंगे, बाकी चीजें बाद में आती हैं। अब हमें हर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और फंक्शन आ गया। अब आप उनकी इंटरेक्शन पढ़ोगे कि आपस में ये कैसे रहते हैं। राइट, तो देख लेते हैं। हमने जूलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़ना है एनिमल्स का। स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, उनका बिहेवियर पढ़ेंगे। जैसे मैंने लाइन की एग्जांपल दी थी कि लाइन हंट करता है, शिकार करता है, वो भी उसका बिहेवियर है। गोट है, गोट शिकार नहीं करती, किसी दूसरे एनिमल को ईट नहीं करती, वो प्लांट को फूड के तौर पे यूज करती है, ये उसका बिहेवियर है। और लास्ट पे हम इनमें डाइवर्सिटी भी पढ़ते हैं। आप देखना चाहते हो दुनिया में कितनी इकसाम के जानवर हैं, तो ये भी डाइवर्स जूलॉजी में आता है। ठीक है। तो जानदारों में और उनमें भी जानवरों के अंदर जो कई इकसाम है, डाइवर्सिटी है, इसकी स्टडी को भी कुछ नहीं लिखना, सब आपकी किताब में है, ये सब आपको मिल जाएगा स्लाइड।
जहाँ लिखना होगा वहाँ बता दूंगा। अपनी आसानी के लिए लिखना चाहते हो तो ये सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, डाइवर्सिटी, बस, ताकि आपको लेक्चर याद रहे। ठीक हो गया। एक सिमुलेशन देखते हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि ज़ूलॉजी किसका नाम है। अब ये देखो, सबसे पहले अब मुझे आप लोगों ने बताना है, अटेंटिव हो जाओ। अभी हमने 4 लफ्ज यूज किए हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, डाइवर्सिटी। मुझे देख के बताओ ये जो इतनी एग्जाम के एनिमल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन 4 लफ्जों में से कौन सा लफ्ज आप यूज करोगे इनके लिए? डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है? एनिमल्स की डाइवर्सिटी नजर आ रही है, कई एग्जाम के हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो आप 1 बाय 1 एक एक को पढ़ना शुरू कर दो। आप जब एक एक को पढ़ रहे हो तो आप इनके अंदर देख रहे हो ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। एग है, एग के बाद लार्वा है, वो आगे ग्रो करता है। हमने डिटेल में नहीं जाना, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ कि ये सब चीजें क्या है, ज़ूलॉजी में आती है। कि आप देखते हो ये पैदा कैसे होता है, इनमें ग्रोथ कैसे होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, लाइफ साइकिल में इनमें चेंजेस क्या आती हैं। जैसे ये देखो, जब ये अपनी जिंदगी कंप्लीट करते हैं तो इनमें कुछ चेंजेस आती हैं। ये देखो, हमें यहाँ जो बेबी फ्रॉग है इसमें टेल नजर आ रही है, लेकिन देखो फ्रॉग में नहीं, ये इसमें है, लेकिन जब ये फुली ग्रो कर जाता है तो ये देखो इसके अंदर टेल नहीं होता। तो ये सब क्या है? ज़ूलॉजी है। ठीक है, इसी तरह स्नेक है, बर्ड्स हैं। ये सब हमारे पास स्टडी ऑफ एनिमल्स है, और स्टडी ऑफ एनिमल को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास प्लांट भी आएंगे। प्लांट्स की स्टडी को आप कहते हो बॉटनी। अब गेस करो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, फंक्शन ऑफ प्लांट, बिहेवियर से ज्यादा ग्रोथ ऑफ प्लांट। देखो, एनिमल्स में भी हम पढ़ते हैं ग्रोथ। ठीक है, हम एनिमल्स की भी ग्रोथ पढ़ेंगे, अभी मैंने सिमुलेशन दिखाई। हम प्लांट्स में भी ग्रोथ पढ़ते हैं। ग्रोथ से यहाँ क्या मुराद है? प्लांट जब न्यू होता है, बेबी प्लांट होता है, तो उसका साइज छोटा होता है। कुछ तो उसके अंदर ऐसी चेंजेस आती हैं कि उसका साइज बढ़ता है, तो हमें ग्रोथ भी पढ़नी पड़ती है। हम देखते हैं कि एनिमल्स की ग्रोथ और प्लांट्स की ग्रोथ में क्या फ़र्क है, तो हम प्लांट्स में ग्रोथ भी पढ़ते हैं। फिर हम इनमें रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। एनिमल तो हम देखते हैं, हमें समझ आ जाती है। हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, इनकी तादाद कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये तो अपनी जगह से नहीं हिलते। अगर एक जगह मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है, वो तो एक दूसरे के करीब नहीं आ रहा, वो तो अपनी जगह पे खड़े हैं। तो इनकी नस्ल कैसे आगे बढ़ती है, नए प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सब बॉटनी में आता है। इसे आप प्लांट की स्टडी ही कहते हैं। और लास्ट पे क्या कहते हैं? इंट्रैक्शन ऑफ प्लांट विद एनवायरनमेंट। कौन मुझे बताएगा? मैं अभी बातों बातों में बता चुका हूं। कैसे? फॉरेस्ट की एग्जांपल दी, इसमें क्या बताया मैंने? प्लांट से क्या फर्क पड़ रहा था? शाबाश, बोलो बोलो, कंटिन्यू। शाबाश। अभी मैं बता के आया हूं कि डेजर्ट और फॉरेस्ट में बुनियादी फर्क क्या था। एक जगह प्लांट थे और दूसरी जगह प्लांट नहीं थे, लेकिन सिर्फ प्लांट के होने और ना होने से देखो पूरा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो गया। एक जगह पे ड्राइनेस है, खुश्क साली है, ना कोई जानदार नजर आता है, ना पानी नजर आता है, ना बारिश होती है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। और दूसरी तरफ देखो, जंगलात में, फॉरेस्ट में सिर्फ प्लांट होने से क्या फर्क पड़ जाता है? प्लांट्स ज्यादा वाटर्स को रिलीज करते हैं, हवा में नमी रहती है, उसकी वजह से बारिश होती है, बारिश से पानी आता है जमीन में, आपका टेम्परेचर कम हो जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वो जगह रहने के लिए आसान हो जाती है, अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो ये सब प्लांट की जो इंट्रैक्शन है अपने इन्वायरमेंट के साथ, इसका नाम भी बॉटनी है। प्लांट होंगे तो आप देखोगे उस जगह का टेम्परेचर कम रहेगा। हम अपने पाकिस्तान में नहीं देखते 14 अगस्त में हम अक्सर कंपेन चलाते हैं बाजे खरीदने की बजाय पौधा खरीद लो, क्यों कह रहे होते हैं? घरों के आसपास गली मोहल्लों में पौधे लगाओ, क्यों कह रहे होते हैं? हमें पीछे की साइंस नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता होता है कि पौधा लगाने से ठंडक होती है, गर्मी में कमी आती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, हवा ठंडी रहती है। कभी किनाल पे ट्रैवल करते हुए महसूस करते हो
हवा ठंडी होती है, जैसे ही केनाल से उतर के किसी लोकल सड़क पे आते हैं तो वो गर्मी फील होना, सिर्फ पौधों का फर्क और साथ पानी बह रहा होता है। तो ये जो प्लांट्स की अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन है, ये भी हम बॉटनी में पढ़ते हैं और हमें ये बात समझ आ गई है कि प्लांट्स का एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। जहाँ प्लांट्स हैं, बारिश है, नमी है, टेम्परेचर कम है, और जहाँ नहीं है वहाँ ऑपोजिट है। जैसे सिटी और इनमें विलेज में जाए तो प्लांट ज़्यादा होते हैं। गांव की लाइफ सिंपल है, इस तरह से गाड़ियां नहीं है, व्हीकल नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आपने नोटिस किया हो, जब आप कहीं पे कुछ बिल्डिंग बना रहे होते हो, तोड़ फोड़ करते हो, तो उससे भी माहौल आलूदा हो। तो वो काम सब गांव में कम होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं गांव की लाइफ सिंपल और ज़्यादा अच्छी। वहाँ दरख्तों की छांव में माहौल बेहतर रहता है। और अगर आपने कभी गांव में रात गुजारी हो तो रात भरी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पौधों की वजह से वहाँ पे असरअंदाज हो रही होती। थर्ड हमने जो फील्ड पढ़नी है, बल्कि पहले तो प्लांट पे आते हैं। इधर आए जी, प्लांट की सिमुलेशन हमें चला के दें, हम जरा प्लांट्स को भी देख लें। हमने नाइन्थ में ही और फिर 11th में इनको जरा डिटेल पढ़ना है। वैसे तो 11th के अंदर मजे की बात बताऊं, प्लांट्स का पोर्शन कम हो गया। हमने जो 11th पढ़ी हुई है, सर आकिब ने जो पढ़ी हुई है, हमारे हर चैप्टर में ना 3 पोर्शन होते थे, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन। अब जो आपकी नई बुक्स आ रही है ना, 9th में भी और फर्स्ट ईयर में भी, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल को बहुत थोड़ा कर दी और बहुत सारे चैप्टर में है ही नहीं। अभी हमने जो फेडरल वाले गरीब बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं, उनमें प्लांट और एनिमल का पूरा पूरा एक चैप्टर है और बड़ा मुश्किल है फर्स्ट ईयर में। लेकिन आप लोग खुशकिस्मत हो, पंजाब में उन्होंने उसको बहुत छोटा कर दिया या निकाल दिया, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए आइडिया नहीं है। बच्चे बड़ा डरते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, इसमें रट्टा बहुत लगाना। अब ये देखो, हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम के प्लांट्स हैं, शायद हमने नोटिस भी ना किया हो ये, लेकिन ये हैं। जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। हर प्लांट की अपनी अपनी लाइफ साइकिल है। रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है नए प्लांट्स बनाना। हर एक में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वन बाय वन अगर हम देखें, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। चैप्टर 9 है कैंटअप की किताब में, आपकी किताब में माइट भी 10 होगा या 8 होगा। देखो कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, शुरू में ही देखो पेज पे होगा, नेक्स्ट वाले पे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, चैप्टर नंबर 9 ही है, कैंटअप में भी 9। तो हम वहां थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी बस अपने जहन में एक इमेज रख लो, इधर बच्चों इधर छोड़ दो उसको। ये देखो, सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं, हम इनके नाम नहीं याद करते। 2 कलर के हिस्से नजर आ रहे हैं, ये 2 अलग अलग होते हैं। इस वाले हिस्से के ऊपर एक स्ट्रक्चर है जहां से कुछ सेल रिलीज हो रही है, देख रहे हो छोटे छोटे, ये सेल स्ट्रक्चर। और ये आपस में मिलके ग्रीन पार्ट बना रहे हैं, देख रहे हो। येलो वाला पार्ट नहीं बना रहे, ब्राउन पार्ट नहीं बना रहे, ग्रीन पार्ट बना रहे हैं। इस ग्रीन पार्ट ने अब ग्रो करना है और इसके ऊपर येलो पार्ट ने ग्रो। तो इनकी लाइफ साइकिल जरा इंटरेस्टिंग है और एनिमल से मुख्तलिफ होती है। ठीक, ये वाले प्लांट्स, इन्हें हम फर्न्स कहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी मरी वाली साइड पे गए हो तो इस तरह के पौधे देखे होंगे जिनके पत्ते ऐसे होते हैं, बड़े बड़े चौड़े। हमें यहाँ नहीं नजर आते इतने, लेकिन ये हमें मरी वाली साइड पे नजर। इनकी भी लाइफ साइकिल होती है। इनके रिप्रोडक्शन का मेथड भी देखो डिफरेंट होता है। ये एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ग्रो करेगा और ग्रो करके ऐसा प्लांट बनाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट प्लांट्स हैं, ये भी हमने देखे हैं। मरी वाली ही साइड पे या हिली एरियाज में हम जाते हैं तो हमें ऐसे प्लांट नजर आते हैं, बर्फीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, बड़े फैसिनेट करते हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो, इनके ऊपर ऐसी कॉन्स बनी होती, ये एक अलग प्लांट्स हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन का मेथड देखो अलग है। इसी तरह लास्ट पे आते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जिन्हें हम सब देखते हैं, ये हमारी सराउंडिंग में होते हैं, ठीक है। और ये उनका वो प्लांट का ग्रोन पार्ट होता है जो ग्रो करता है, जिसपे फल लगता है, फ्लावर लगता है, और ये आगे से एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें फ्लावर्स इन्वॉल्व। ये सब आपके पास स्टडी ऑफ प्लांट है और इसको आप बॉटनी कहते हो। क्या टाइम हुआ है?
लास्ट में हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। स्टार्ट कर लेते हैं, कल इसको यहाँ से पढ़ेंगे सिमुलेशन के साथ और फिर कंटिन्यू करेंगे। देखो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं पहले ये अंडरस्टैंड करो। कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग थिंग्स ही हैं, ये नॉन लिविंग नहीं होते, ये भी जानदार होते हैं, लेकिन वो वाली नॉन लिविंग थिंग्स जो कि बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? कहते हैं हम अपने आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। नेकेड आई से मतलब होता है आपकी आंखें, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया। अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज करो जैसे माइक्रोस्कोप है तब आपको ये नजर आए। अगर माइक्रोस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप सिर्फ अपनी आंखों से देखना चाहो तो आपको नजर नहीं आएंगे। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता हूं। कभी सोचा हो टीवी पे सोशल मीडिया पे कोई ऐसा इमेज गुजरा और आपने सोचा हो कि दुनिया में, दुनिया से बाहर यूनिवर्स के अंदर कितने स्टार्स हैं, कितनी गैलेक्सी? इमेजिन किया कभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गुजरी? ये तो हमें पता है ना कि यूनिवर्स में बहुत से स्टार्स हैं। एनी एस्टिमेशन कितने होंगे? 100, 200, 1000, लाख, करोड़? ऊपर मुझे उर्दू नहीं आती। बिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, कितने होंगे? एक 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 अनकाउंटेबल। पहले क्या था? मिल्की वे तो एक हिस्सा है, मिल्की वे भी बहुत छोटी है, यूनिवर्स इससे भी बहुत बड़ी है। मिल्की वे तो वो है, वो गैलेक्सी है जहां हमारी दुनिया, ठीक है। स्टार्स होते हैं, स्टार्स के वो मिल्की वे होते हैं, मिल्की वे से भी ऊपर होते हैं, बड़े बड़े हिस्से होते हैं। तो मिल्की वे एक हिस्सा है, यूनिवर्स इससे बहुत बड़ी है। हाँ जी, अब्दुल्ला को आइडिया है? बेतहाशा करोड़ों अरबों की तादाद में स्टार्स हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मजे की बात सुनो। एक्टिव हो? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पता है, जहां से फूड मूव करता है। माउथ, एसोफेगस जिसे आप खुराक की नाली कहते हो, फिर आगे स्टमक आता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आती है और फिर बॉडी से वेस्ट रिमूव। ये जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ख़ास तौर पे बैक्टीरिया होते हैं। अभी बताया ना बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल, एक सेल का ऑर्गेनिज्म, इतना छोटा है कि हम देख ही नहीं सकते। तो वो जो छोटा सा स्ट्रक्चर है उसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा घर है। इस घर में ये बैक्टीरिया रहते हैं। गेस करो कितने होंगे? हम अपनी सफाई का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हर वक्त ये बैक्टीरिया कितने होते हैं? आपकी पूरी यूनिवर्स में इतने स्टार्स नहीं है जितने एक इंसान के डाइजेस्टिव में बैक्टीरिया होते हैं। आगे से कोई सफाई की बात करें तो उसको हर टाइम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया, और ये पूरी यूनिवर्स में स्टार्स से इतने ज़्यादा होते हैं। बताने का मकसद ये, हमारी पूरी बॉडी में 6 में हमने पढ़ा था, ग्रेड 6 में, हमारी बॉडी के अंदर 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ट्रिलियन कितना होता है? मिलियन कितना होता है? 10-10 के नोट दूं आप लोगों को और मिलियंस में हो पैसे, और आप बच्चे बच्चे हो, छोटी एज में गिनना शुरू करो, सफेद बाल हो जाए। कितने होते हैं? मिलियन से ऊपर क्या होता है? मिलियन। मिलियन नहीं पता? 1 मिलियन कितना होता है? वो 1 लाख होता है। खुद ही सारे ला के खुद ही बता नहीं रही, आपने सारे लाए हैं पता है। 10 लाख, वो कितने होते हैं ये ना कहना। 10 लाख, 1 मिलियन। मिलियन से ऊपर बिलियन, बिलियन कितने होते हैं? 10 मिलियन। 10 मिलियन यानी एक, बल्कि 10 मिलियन में ज्यादा होते हैं, भी बोल रहे हैं। 1 बिलियन 1 अरब होता है। 1 अरब में कितने लाख होते हैं? बहुत ज्यादा, 100 करोड़। 100 करोड़, ठीक है। 10, बल्कि 100 लाख 1 करोड़, 100 करोड़ 1 बिलियन, और ये बिलियन से भी ऊपर ट्रिलियन। और कितने हैं? 50 से 60 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन आपके सिर्फ अकेले माउथ में ना इससे ज्यादा बैक्टीरिया। पूरी बॉडी में इतने सेल नहीं है जितने हमारे एक ह्यूमन के माउथ में बैक्टीरिया होते हैं। इतनी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम तो कुछ नहीं है इनके मुकाबले। कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिमुलेशन देखेंगे। सब मकसद बताने का ये
आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने का भी मजा आएगा, फिर आप अपना कैरियर खुद ब खुद उसमें तलाश करोगे। ऑनलाइन है हमारे साथ स्टूडेंट? जी, अल्लाह हाफिज़, कल यहीं से